फिजिक्स में, उसके बारे में आज हम जानेंगे बच्चों। तो मेरा सवाल यह है, क्या तुमने कभी पेन के ढक्कन से सीटी बजाई है, ऐसे फूंक मार के? हाँ। क्या हर बार बज जाती सीटी, कैसे भी फूंक मारो, या कोई विशेष तरीके से फूंक मारनी पड़ती है? कोई विशेष तरीके से क्या हर साइज के ढक्कन में सीटी बज जाएगी, या पर्टिकुलर कोई साइज चाहिए? सो द आंसर इज, अलग अलग साइज होने पर जो फूंक मारने का ढंग है वो तुम्हें बदलना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द फिनोमेना रेजोनेंस। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। क्या तुमने नाम सुना है रेजोनेंस? हाँ। किस रेफरेंस में नाम सुना है तुमने रेजोनेंस? व्हाट वाज द रेफरेंस इन विच यू हर्ड द नेम रेजोनेंस? जैसे एलन है वैसे रेजोनेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ओके, कभी तुमने सोचा कि ये क्या मतलब होता होगा? जैसे हम पूछते हैं ना एक दूसरे से कि भाई तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, जैसे प्लाक्षा, तो प्लाक्षा का मीनिंग क्या होता है? जैसे सानवी, सानवी का मीनिंग क्या होता है? ऐसे ही रेजोनेंस का मतलब क्या है? नहीं पता मौसा जी। ओके, इट इज ए फिजिकल फिनोमेना। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? लिखना चालू कर दो बच्चों, कॉपी खोल लो अपनी। ठीक है, ओपन योर नोटबुक्स, लिखना चालू करो। हिंदी में भी लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है बच्चों। अनुनाद, ओके ताऊ जी। इसको कहते हैं हम अनुनाद। ताऊ जी आपने क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी क्या? हाँ बिल्कुल। सो नाद शब्द सुना है तुमने? नाद, नहीं। किसी को शंख बजाते हुए देखा है? हाँ तो सर जी। कोई शंख बजाता है, या जैसे पहले युद्ध प्रारंभ हुआ करते थे, युद्ध प्रारंभ करते थे किससे? शंख ध्वनि से, शंख की आवाज करके। हाँ जैसे तो उसके लिए हम अगर शब्द इस्तेमाल करते थे बच्चों, शंखनाद। अगर स्टोरी हमें बुक एंड में, करना हो, हाँ अगर हमें युद्ध को एंड करना हो तो फिर हम शंख बजाते हैं बिफोर एंड हो जाती है सब। हाँ, एंड करने के लिए भी और स्टार्ट करने के लिए भी। और इसको क्या बोलते थे श्री हम? कृष्ण और रामायण में पता चल गया था। हाँ हाँ, तो इसको कहते थे हम बच्चों शंखनाद। तो शंखनाद जो शब्द है, उसमें पीछे वाला ये नाद हमने कहाँ पे लगा दिया? अनु में। तो क्या बना? रेजोनेंस। मिलती जुलती और भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे एको, हालांकि उनका मीनिंग डिफरेंस होता है, फिर भी ये कुछ टर्म्स है जो तुम्हें पता होना चाहिए। आर यू फैमिलियर विद द टर्म इको, एको? यस। व्हाट इज इट? एको तो है ना, एको मतलब कोई जो वॉइस अगर आवाज बार बार गूंजना जाती है, बार बार गूंजना। हाँ, हेलो 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 हेलो। पहाड़ों पे या मुंबई में जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में कोई चिल्ला है तो आवाज रिफ्लेक्ट होकर बार बार आती है, तो वो इफेक्ट क्यों होता है? ऐसे आवाज क्यों गूंजती है? वाई इको टेक प्लेस, एको टेक प्लेस, वो हमें समझना है, वो भी हम समझेंगे। और एक और शब्द है, लिंगरिंग। नन्नी अपना माइक म्यूट कर ले, डिस्टरबेंस आ रहा है। आर यू फैमिलियर विद द वर्ड लिंगरिंग? इधर उधर घूमना। नो मास्टर जी। लिंगरिंग ऑफ साउंड। नाउ व्हाट? यह है बच्चों साउंड का इधर उधर घूमना। आवाज की गूंज, गूंज। एक पुरानी पिक्चर थी, उसका नाम था गूंज उठी शहनाई। शहनाई क्या होती है? शहनाई समझते हो? क्या तुमने बैंड, बैंड वालों को देखा? बैंड बाजे, बारात, बारात में बैंड बजता है, उसको देखा तुमने? उसमें एक जना होता है जो काले से पाइप जैसे पोपाड़ी जैसी वो पकड़ के बीच में बजाता है, क्या उसको हम शहनाई कहते हैं? हाँ। तो
सारे अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर आवाज गूंज रही है उनकी आवाज, तो बोलते लिंगरिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरी आवाज अभी जिस तरह की तुम्हें आ रही है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू तुम तक पहुंच रही है, पर अगर ये क्लास हमारी खुले मैदान में हो रही होती, जहां पे जंगल होता और दूर दूर तक कोई मतलब खाली मैदान होता, तो क्या आवाज में ये भारीपन या गूंज होती वहां पर, या वो आवाज कुछ अलग तरह की आती? जैसे तुम वो कभी आवाज गूंजती थी और अलग तरह की आती, वहां पर गूंजती हुई सुनाई नहीं देती, क्योंकि आसपास रिफ्लेक्ट करने वाला कोई नहीं था साउंड को। यहाँ हमारे आसपास दीवारें हैं जिनसे साउंड वापस रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंच रही है, तो गूंजती है, एंड दैट इज कॉल्ड लिंगरिंग। तो तुमने कुछ नए शब्द सीखे, जैसे एको, लिंगरिंग। अब एको और लिंगरिंग, इनकी इमेजेस तुम्हारे दिमाग में है, यानी ये वर्ड तुम दोबारा कभी भी सुनोगे तो तुम्हें फैमिलियर साउंड करेंगे, सुने सुने लगेंगे, सुने सुने नहीं लगेंगे, बिकॉज एको के साथ तुमने जुड़ा हुआ है हेलो 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 हेलो, यानी आवाज जो है रिपीट होना। और लिंगरिंग, जस्ट मैंने अभी एक इमेज अटैच कर दी लिंगरिंग के साथ, गूंज, जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज, वो जब बोलता है तो उसकी आवाज में एक अलग गूंज होती है, दैट इज लिंगरिंग। और खुले में अगर कोई बात करेगा, बिल्कुल खुले में जहां से आवाज रिफ्लेक्ट होने का कोई भी साधन मौजूद नहीं है, नीचे घास है जो आवाज को एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती, ऊपर आसमान है जो बहुत ही दूर है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर साउंड हम तक आने का कोई चांस नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर आवाज बिल्कुल भी नहीं गूंजती, यानी वहां पर लिंगरिंग नहीं होगी, साउंड जो होगी वो फ्लैट होगी, सीधी सपाट आवाज हम तक पहुंचेगी। तो लिंगरिंग की भी एक इमेज तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है। नाउ रेजोनेंस को हमें इस तरह से समझना है कि नींद में भी कोई उठाकर पूछ ले, या जब भी ये दोबारा शब्द हमारे सामने आए, तो इसका मीनिंग हमको क्लियर हो, कि रेजोनेंस, इसकी एक इमेज हमारे दिमाग में क्लियर हो, ये होता क्या है। तो जैसे मैंने पेन के ढक्कन का एग्जाम्पल तुमको दिया, ठीक है, तो पेन के ढक्कन में तुम फूंक मारोगे, सीटी की आवाज तुम पैदा कर सकते हो उसमें से, एंड दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। सीटी की आवाज क्यों आ रही है और पर्टिकुलर सिचुएशन में ही क्यों आती है, उसका जवाब मैं तुम्हें अभी दूंगा। तुम्हें क्या करना है, एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है बच्चों। वो एक्टिविटी ये कि तुम्हारे घर में जहां भी कपड़ा सुखाने वाली डोरी या तार हो, नहीं है तो कोई धागा लेकर बांध लेना। तुम चाहो तो पतंग का मंजा भी बांध सकते हो हॉरिजॉन्टली, बहुत ज्यादा दूरी नहीं, 1 मीटर लंबा बांधोगे तो भी चलेगा। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर यानी कितने स्केल आ जाएंगे लगभग, बड़े वाले जिसको हम फुटा बोलते हैं या 1 फीट बोलते हैं, उसने कितने स्केल आ जाएंगे 1 मीटर में, एनी आइडिया? हाँ, 3। हाँ, ठीक है। तो करीब तुमने 1 फीट बांधोगे तो भी चलेगा बच्चों, उतने से भी काम चल जाएगा। अब तुमको क्या करना है, घर में पुराने खाली सेल लेना। तुम नए सेल भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें खराब नहीं होने वाले हैं सेल, ठीक है, सेल खराब नहीं होंगे इस एक्टिविटी से, तो तुम नए पुराने कैसे भी आइडेंटिकल सेल्स ले सकते हो बच्चों। 1 मिनट, मुझे क्लास में ब्रेक देना पड़ेगा। सो इस स्ट्रिंग बांधने के बाद तुम क्या करोगे, सेल लोगे तुम, कम से कम 3 सेल तुमको चाहिए। ये मैं सेल को सामने से दिखा रहा हूं, यानी इसको बोलेंगे साइड व्यू, और पहले जो मैं बनाया वो फ्रंट व्यू। इस सेल पे तुम रस्सी बांध दो यहां पर ऐसे, इसको बोलेंगे आप पेंडुलम, ये बन गया पेंडुलम। जो सेल है उसको बोलेंगे पेंडुलम बॉब, और इसको कहते हैं, इस डिवाइस को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो हमने ये सिंपल पेंडुलम ऐसे कितने बनाए, कम से कम 3, और ज्यादा से ज्यादा 5 तक तुम बना सकते हो। तुम उनको लेकर यहां पर लटका दोगे। ये एश्योर करना है तुमको कि कम से कम 2 ऐसे होने चाहिए 5 में से, या सिर्फ 2 ऐसे होने चाहिए जिनकी लेंथ बराबर हो। ये देखो, मैंने इनको लटकाया, ये अलग अलग लंबाई के सिंपल पेंडुलम है, और इनमें से कोई से 2, मैं नंबरिंग कर देता हूं यहां पे बच्चों, जैसे ये है पेंडुलम नंबर 1, ये है 2, ये 3,
ये 4, ये 5, ये भी स्ट्रिंग है या वायर है, इट मे बी स्ट्रिंग और तार, दोनों चलेंगे, और ये भी स्ट्रिंग है। बेटर ये होगा कि दोनों एक जैसी हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चलेगा, यानी ये मोटा और ये लटकाने वाला पतला हो तो भी चलेगा, और लटकाने वाला मोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुमने ये लटका दिए 5 पेंडुलम, तो देर आर ये 5। ड्रॉ करने की जरूरत है क्या ताऊ जी? क्या बोल रहे हो? ये ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इट इज पार्ट ऑफ दिस। और मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं बच्चों, वो ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है, और ओलंपियाड भी छोटा मोटा नहीं, 12th ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है। और तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि अभी आज की क्लास के एंड आते आते, उससे पहले ही तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे खुद से, जो कि 12th ओलंपियाड में पूछा गया और कई बच्चों को जिसने चक्कर में डाल दिया था, पर तुम कर पाओगे। सो जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन, देयर आर 5 पेंडुलम्स। बात समझ में आ गई? इनको हमने लटका दिया। मतलब पेंडुलम मतलब ये बताया ना मैंने, सेल पे धागा बांध दो, उसको लटका दिया तो क्या बन गया? पेंडुलम। जैसे घड़ी में पेंडुलम होता है, पेंडुलम का बेसिक फंक्शन क्या होता है, उसको तुम अगर एक जगह लटका दो तो ये ऑसिलेट करा सकते हैं हम इसको, इसको हिला देंगे तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। यस, हाँ। ठीक है, तो जैसे कई बार तुम खेलते हो ना, धागे से लटका दिया तुमने पत्थर कुर्सी पे या ऐसे, और फिर वो पत्थर को हिलाया तो वो ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो ऐसे ही पेंडुलम है ये ना, पेंडुलम बन गया, जैसे घड़ी में पेंडुलम ऑसिलेट करता है। अब तुमने क्या किया बच्चों, इसमें से किसी एक को, सपोज नंबर 5 को, अपनी स्टेट से डिस्टर्ब किया, यानी ये सब रुके हुए थे, अभी रेस्ट पर थे, इसको तुमने डिस्टर्ब किया और फिर ऑसिलेट कराकर तुमने इसको छोड़ा। ठीक है, यहां से तुमने कुछ एंगल से इसको डिस्टर्ब किया, और जाने दो एंगल थीटा ऐसे मान लो, या नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, यानी इसको ऑसिलेट करा दिया तुमने। तो इस पेंडुलम को ऑसिलेट कराया, खाली एक को हिलाया है, कुछ टाइम में तुम देखोगे कि ये सारे हिलने लगेंगे अपने आप। ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करके तुम देख सकते हो, ये सारे हिलने लगेंगे अपने आप, और सब अलग अलग एम्पलीट्यूड। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो उससे मैं तुम्हें फैमिलियर कर देता हूं, क्या टर्म्स है, जिससे कि टर्म समझ में आ जाए तुमको, साइंटिफिक टर्म्स। देखो बच्चों, ये ऐसे बनाते, इसको बोलते रिजिड सपोर्ट। जैसे खूंटा, खूंटा दीवार में गड़ा हुआ है या कील लगी हुई है दीवार में, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती, जो हिल नहीं सकता वो कैसा है? रिजिड। तो रिजिड सपोर्ट। बोलो बेटा। खूंटा क्या होता है? गाय को कहां पर बांधते हैं? कोको को तुम किस पर बांधते हो? फेंस। रिजिड सपोर्ट। ठीक है, नीचे जमीन में देखोगे तो एक कीला गाड़ देते हैं जमीन में, टेंट लगाते हैं, वहां देखा होगा तुमने, जिसपे रस्सी बंधी रहती है टेंट खड़ा करने के लिए। कार्टून में भी देख रखा है। हाँ, शॉन द शीप में भी देखा होगा तुमने। रिजिड सपोर्ट, तो इट इज ए काइंड ऑफ रिजिड सपोर्ट। ये तो कुछ नहीं, कील है दीवार में, जैसे कील कैलेंडर लगाने के लिए हमने ठोक दी। अब इस पर तुमने वो सेल सिंपल पेंडुलम बांध के लटकाया। तुम चाहो तो एक सिक्का भी चिपका सकते हो फेविक्विक से, पर फेविक्विक बच्चों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। एक्सीडेंटली क्या होता है फेविक्विक में, अगर जरा से भी जोर से दब गई, उसमें पिचकारी निकलती है, और वो पिचकारी निकल के फेविक्विक अगर आंख में चले गई बच्चों, देन इट इज वेरी वेरी डेंजरस। तो फेविक्विक जो है, बड़ों को भी बहुत सावधानी से इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि वो तुरंत से चिपका देती है, और कई बार तो बहुत खतरनाक उसमें हादसे हो चुके हैं। तो तुम दूसरा ग्लू यूज कर सकते हो, क्विक फिक्स, थोड़ा टाइम लगेगा, डजंट मैटर, दुर्घटना से देर भली। तो तुमने क्या किया? भी चिपक गई। हाँ, तुमने ये किया कि ये पेंडुलम बना के लटकाया। तो मैं इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं। दिस इज बॉब, जैसा मैंने पहले बताया, और इस पूरे को हम बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। लिखते चलना, बनाते चलना, सब कुछ मजा आएगा। हिंदी में कहते हैं सरल, सामान्य। सामान्य नहीं, सरल, सिंपल यानी सरल। और पेंडुलम को बोलते हैं
लोलक, सरल, लोलक। हिंदी के कई शब्द मजेदार हैं बच्चों। तो सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक। दोलक भी कह सकते हैं, जो दोलन करे, दोलक, लोलक, ये दोनों नाम इसी के। तो इसको हमने डिस्टर्ब किया इसकी मीन पोजीशन से, ये कहलाती है मीन पोजीशन। जहां पे आके रुकेगा इट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम नाम सुना है? इक्विलिब्रियम हाँ। केमिस्ट्री में भी होता है इक्विलिब्रियम, हिंदी में कहते हैं साम्य, साम्य अवस्था। तो मीन पोजीशन यहां पे ये रुकता है। तो यहां से मैंने एंगल थीटा से इसको डिस्टर्ब किया, खींचा एक तरफ और फिर छोड़ दिया। तो ये ऑसिलेट करता है लाइक दिस, यहां तक जाता है इस एक्सट्रीम तक। सो ए एंड बी आर एक्सट्रीम्स, अंतिम स्थितियां, एंड ओ इज मीन पोजीशन। तो ए से ओ तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, ए से ओ तक का ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली दिखाऊं, हॉरिजॉन्टली ये है कर्व्ड, पर हम क्या करते हैं इसको बहुत ही कम कम थीटा से, बहुत छोटे एंगल से इसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सीधी लाइन में दिखेगा, है ना। लंबाई ज्यादा होगी, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज स्मॉल एल, ये धागे की लंबाई। तो लंबाई ज्यादा होगी और हम बहुत ही छोटे अमाउंट से, बहुत कम इसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में मान सकता हूं। और इसको हम दिखाते हैं बच्चों कैपिटल ए से या फिर स्मॉल ए से, इट इज एम्पलीट्यूड। तो मैं स्मॉल ए से दिखाता हूं क्योंकि कैपिटल ए में ऑलरेडी लिख चुका हूं पॉइंट। तो मैं इसको दिखाता हूं स्मॉल ए से। स्मॉल ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एक शब्द तुमने नया सीखा, वो बहुत सारे शब्द सीख रहे हो तुम धीरे धीरे। एम्पलीट्यूड हिंदी में कहते हैं आयाम। थॉर की पिक्चर देखी हिंदी में किसी ने? ओके, जिसने देखी, समय के दूसरे आयाम में चला जाना, आयाम। 1D 2D 3D उसको बोलते हैं आयाम। 3D को हिंदी में बोलते हैं त्रिआयामी, त्रिआयामी, त्रि आयामी, डायमेंशन। आयाम डायमेंशन को भी बोलते हैं और यहाँ एम्पलीट्यूड को बोल रहे हैं। तो एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, अलग अलग रेफरेंस में उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहां पर यह है मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड पोजीशन, इस एंड तक हम ले जा रहे हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी। तो अभी यहां पर तुमने देखा कि इस पेंडुलम को मैंने डिस्टर्ब करके छोड़ा 5वें नंबर के, तो थोड़ी देर में 4 नंबर भी, 3 नंबर भी, 2 नंबर भी और 1 नंबर भी सब ऑसिलेट करने लगेंगे बच्चों। सब में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, कोई बता सकता है? जबकि उनको हमने नहीं हिलाया है। एक को हिलाया वो बाकी सबको हिला देगा। हाँ, जिसको तुमने हिलाया है वहां से एनर्जी जाएगी बच्चों, इस रास्ते से, यानी इस रोप से एनर्जी जाएगी, इसमें भी जाएगी, आगे वाले में भी जाएगी, उसके अगले में भी एनर्जी जाएगी और उसके अगले वाले में भी एनर्जी जाएगी। और वो सब उस एनर्जी की वजह से वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उनको एनर्जी ट्रांसफर होगी। क्या तुम बता सकते हो ये जब वाइब्रेट कर रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 में, क्योंकि 5 को तो हमने ही किया था वाइब्रेट, 1 2 3 और 4 में कौन सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा? तुम ये तो सोच सकते हो, कि वो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड का मतलब ये मैंने समझाया तुमको, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो वो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा जिसको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ये तो लॉजिकल है ना बात। जिसको सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी, वही सबसे ज्यादा तेज हिलेगा। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा तेज हिलेगा? जो लोग बोल रहे हैं फोर्थ, वो शायद इसलिए बोल रहे हैं कि इसकी लंबाई ज्यादा है। और कोई जवाब देना चाहता है? बिकॉज फोर्थ इज रॉन्ग आंसर, यानी फोर्थ नहीं हिलेगा ज्यादा तेज। अगला गैस, 2 इसलिए बोल रहे हो क्योंकि 2 सबसे छोटा है, तो 2 इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। अब क्या बोलते हो?
सब इक्वल जाएंगे, कोई सबसे ज्यादा नहीं जाएगा। वो भी संभावना नहीं है। 1 और 3 में कोई एक ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा तेज जो हिलने वाला है वो होगा। कौन होगा? थर्ड। हाँ, द करेक्ट आंसर इज 3। अब सवाल उठता है क्यों? तो इसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करेंगे। आर यू फैमिलियर विद द टर्म फ्रीक्वेंसी? यस। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इवेंट के अकर होने की नंबर ऑफ टाइम्स। तुम्हारे स्कूल जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। अभी जा ही नहीं रहे हो। ओके, हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। कोई भी मोशन अगर रिपीट होता है तो उसके रिपीट होने के लिए हम फ्रीक्वेंसी टर्म डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रीक्वेंसी को हम एक वेव फॉर्म की मदद से रिप्रेजेंट करें, हियर इज ए वेव फॉर्म, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। मान लो एक्स एक्सिस पर मैं टाइम ले रहा हूं, यहां पर टाइम, समय को लिया मैंने। वाई एक्सिस पर ग्राफ बनाने के लिए मैं यहां पे ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, और बच्चों डिस्प्लेसमेंट को हम वाई से दिखाते हैं। ठीक है, क्या तुम जानते हो एक साइकिल कहां कंप्लीट हो रहा है? पॉइंट 1 तक। एक क्रेस्ट, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? क्रेस्ट, पहाड़। क्या स्पेलिंग लिखूं क्रेस्ट की? CREST। हाँ, श्रृंग, हिंदी में कहते हैं श्रृंग या पहाड़, ऊंचा, ऊंचा टीला। और ये क्या है? गर्त, खड्डा, इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रफ मिलाकर इसको बोलते हैं एक वेव। यहां से लेकर एक वेव कंप्लीट हुई, एक साइकिल, 1 वेव 1 साइकिल। तो तुम बता सकते हो यहां तक कितने वेव आ गई काउंट करके? यानी क्वेश्चन अब फिजिक्स का नहीं रहा, ज्योमेट्री का हो गया। क्या तुम बता सकते हो? अगर मैं कहता हूं एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलाकर एक वेव बनती है, तो तुम देख रहे हो ये एक और क्रेस्ट आ गया, एक और ट्रफ आ गया, तो यहां तक 2 वेव हो गई बच्चों। फिर एक और क्रेस्ट आ गया, एक और ट्रफ आ गया, तो यहां तक 3 वेव हो गई। क्या तुम काउंट कर पा रहे हो तीनों को, वेव को? सारे बच्चे, राघव के अलावा बाकी बच्चे बताओ। यस सर। ये समझ पा रहे हो तुम कि कैसे 3 वेव हुई? 1 क्रेस्ट 1 ट्रफ मेक्स 1 वेव और 1 साइकिल। सो अगर मान लो यहां पर टाइम होता है 1 सेकंड, तो मैं देख रहा हूं 1 सेकंड में कितनी वेव आ रही है? 3। 1 सेकंड में 3 वेव आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 3। पर मान लो यहां टाइम 1 सेकंड ना होकर टाइम है 10 सेकंड सपोज, या थोड़ा आसान ले लेते हैं, टाइम है 3 सेकंड, तो हम देख रहे हैं 3 सेकंड में कितनी वेव आ रही है? 3। 3 आ रही है ना? 3 सेकंड में 3 वेव आ रही है, ये तो टोटल 3 है, यहां 3 सेकंड हो रहा है टाइम। 3 सेकंड में 3 वेव आ रही, तो 1 सेकंड में कितनी आएगी? एक आएगी। आएगी ना। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी अगर ऐसा होता। तो इसी लॉजिक से बताओ, ना तो यहां पर 1 सेकंड है, ना यहां पे 3 सेकंड है, यहां पे 10 सेकंड है सपोज, 10 सेकंड। अब बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी? 10/3। हाँ, हम बोलेंगे ऐसे कि 10 सेकंड में यूनिटरी लॉ लगाएंगे, एक एक नियम। कितनी वेव्स आती हैं? 3 वेव्स। तो 1 सेकंड में कितनी वेव्स आएंगी? तो 1 सेकंड में आएंगी 3/10 वेव्स। अब 3/10 वेव्स कितनी होती है, उसको क्या लिख सकते हैं हम? 0.3। तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? फ्रीक्वेंसी है 0.3। फ्रीक्वेंसी को मैं स्मॉल f से दिखा सकता हूं। दिस इज द सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी, स्मॉल f। और एक और सिंबल है n, n या f, इनमें से किसी से भी हम दिखा सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो अभी मैंने फ्रीक्वेंसी की बात की, जिसको हम कहते हैं आवृत्ति, यानी 1 सेकंड में कितनी बार, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब तुम वापस वहीं पे आ जाओ जहां क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था।
ताऊ जी, हाँ वो आपने जो एंड में लिखा था ना नॉर एफ, एक बार वो दिखा सकते हो क्या? बेटा, वो तो तुम कभी भी देख सकते हो ना, वीडियो अवेलेबल है ना। जो भी छूट जाए, नॉर नहीं है ये, एन और एफ है। ओके, आइदर एन फ्रीक्वेंसी जो दिखा रहा हूं, या तो एन से दिखाऊंगा या एफ से दिखाऊंगा, ये था। और कुछ भी छूट जाए, तुम्हारे पास चैनल का लिंक है, उस चैनल पर ये मैं तुरंत ही अपलोड कर देता हूं, और वहां से तुम देखकर वापस ओके से ताऊ। समझ सकते हो। जिससे, क्योंकि हमारे क्लास का टाइम सिर्फ आधा घंटा होता है, वो भी 2 दिन में एक बार, दैट्स वाई। तो जो हमारे हाथ में वो काम हम वैसे कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लौटते हैं, हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये 3 नंबर ही सबसे ज्यादा तेज क्यों हिलेगा। प्रैक्टिकली ये करके देखना, तभी मजा आएगा तुमको, तभी ये बात दिमाग में बैठ जाएगी। और इसी को कहते हैं अनुनाद की स्थिति, यानी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। व्हाट इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस? एक डेफिनेशन लिखो, फिर मैं समझाता हूं। राइट डाउन ए डेफिनेशन। Whenever applied forced frequency, applied आरोपित लगाई जाने वाली, applied forced बलपूर्वक, forced frequency becomes equal, बराबर हो जाती है किसके? to natural frequency of a given object, या बॉडी हम लिख सकते हैं, of a given object, then ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्थानांतरण, एनर्जी का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू दिस ऑब्जेक्ट, जो गिवन ऑब्जेक्ट है, कहां से आएगी इसके पास एनर्जी? सोर्स से आएगी। अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी वो सोर्स की है, इसको हम सोर्स फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, फोर्स फ्रीक्वेंसी को। एनर्जी टू दिस ऑब्जेक्ट बिकम्स, हो जाता है, मैक्सिमम, महत्तम, मैक्सिमम, अधिकतम। एंड अब जब इसको एनर्जी मिल रही है बहुत ज्यादा, तो वाइब्रेट करेगा। एंड इट स्टार्ट वाइब्रेशन, कंपन, वाइब्रेशन एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सबसे ज्यादा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कॉमा दिस कंडीशन, ये जो स्थिति है वो, दिस कंडीशन, तो बेसिकली रेजोनेंस इज ए कंडीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो ये पर्टिकुलर स्टेट जो है उसको रेजोनेंस बोलेंगे। मैं डे टू डे लाइफ से एक एग्जांपल दे रहा हूं। कूलर सब जानते हैं, गर्मी में हम इस्तेमाल करते हैं कूलर, या तो एसी या तो कूलर। कूलर में पानी चलता है बच्चों पीछे, और उसमें जो घास लगी होती है वो गीले होने से पंखा जो है ठंडी हवा फेंकता है, उसमें लगा हुआ पंखा। कई बार ऐसा होता है कि कूलर जो है, और वॉशिंग मशीन का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जिसमें भी कोई चीज घूम रही है, कूलर में पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, दैट इज फोर्स फ्रीक्वेंसी। और सोर्स फ्रीक्वेंसी उसको हम कह सकते हैं स्रोत की फ्रीक्वेंसी, सोर्स फ्रीक्वेंसी। वहां से एनर्जी किसको ट्रांसफर हो रही है? कूलर की बॉडी को, कूलर की पूरी बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अगर पंखे के घूमने की फ्रीक्वेंसी और कूलर की बॉडी की, हर एक बॉडी की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, सभी बॉडीज की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, तुम्हारी भी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जैसे बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी मैच होना,
जिससे विचार मिलते हैं, हमें उससे बात करना ठीक लगता है, उसी से हम बातचीत करते हैं, जिससे विचार नहीं मिलते उससे हमारी लड़ाई हो जाती है। फ्रीक्वेंसी मैच होना, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर ऑब्जेक्ट की होती है, उस कूलर की बॉडी की भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होती हैं, कूलर के पंखे से कूलर की बॉडी को एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है मैक्सिमम, पूरा का पूरा कूलर वाइब्रेट करने लगता है, आवाज करने लगता है, धड़ 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 आवाज तेज आने लगती है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, या तो पंखे की स्पीड को हम चेंज करते हैं, या उसमें पानी भरते हैं, या कहीं कुछ फंसाते हैं, तब आवाज बंद होती है, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। सेम रीजन इज हियर। यहां पर एक फॉर्मूला मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, एक फॉर्मूला तुम लिख सकते हो। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखो फ्रीक्वेंसी मैंने तुम्हें बताई, ऐसे होता है टाइम पीरियड, एक चक्कर में लगा समय, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो कैपिटल टी से दिखाते हैं। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रम है, उल्टा, 1/f के बराबर। और ये कितना होता है, ये फॉर्मूला तुम लिख सकते हो, याद रखना जरूरी नहीं है, समझ में आया ये भी जरूरी नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ L/g, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, सभी के लिए फिक्स है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि वेट में mg आता है, वही वाला g है, w इक्वल टू mg वाला g। और l जो है वो ये लंबाई है जो मैंने यहाँ पे दिखाई थी तुम्हें, इस लेंथ, इस स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l जो यहाँ लिखी है मैंने। तो तुम देख रहे हो कि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ पर, क्योंकि g तो फिक्स है यहाँ पर। तो किन दो पेंडुलम की लेंथ इक्वल है, 3 और 5? 3 और 5 इन दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों बराबर लंबाई के। मैंने कहा था दो बराबर लंबाई के लेने तुमको, क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी 3 से, तो एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम 3 को होगा, और जिसको एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होगा तो उसके साथ ये रेजोनेंस हो जाएगा, इसलिए वही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेगा। जब तुम पेन के ढक्कन में फूंक मारते हो बच्चों, तब भी यही होता है, तुम जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड क्रिएट कर रहे हो फूंक मार के, उसकी फ्रीक्वेंसी पेन में जो एक हवा का कॉलम बन रहा है, हवा भरी हुई है पेन के ढक्कन में, पेन के ढक्कन में भरी हुई हवा के कॉलम की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, दोनों मैच हो जाती है तो तेज आवाज बजती है, जो सीटी की आवाज के रूप में हमारे सामने आती है। बांसुरी भी उसी का एग्जाम्पल है बच्चों। बांसुरी में जब हम बांसुरी बजाते हैं, फ्लूट, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दैट। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है, ट्यूनिंग फॉक का नाम अगर तुमने सुना हो तो, नहीं तो घर पे चिमटा देखना, चिमटे को वाइब्रेट करना, चिमटा चिमटी दोनों को लेना, चिमटी जिससे हम फांस घुस जाए तो निकालते हैं चिमटी, समझते हो ना, चिमटी और चिमटा, चिमटा जिससे रोटी सेकते हैं। आर यू अवेयर ऑफ दैट? ओके, ये क्या खुल गया? छोटी सी हाँ, चिमटी चिमटा, चिमटे को वाइब्रेट करना, बजाना, फिर कान के पास ले जाना, आवाज सुनना उसकी, चिमटी को वाइब्रेट करना, कान के पास ले जाना, आवाज सुनना उसकी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी की साउंड वो क्रिएट करते हैं। ट्यूनिंग फॉक भी ऐसा ही होता है। तो इस पे हम बात करेंगे अगली क्लास में और इसको अच्छे से समझेंगे। तब तक तुम ये एक्टिविटी करके रखो जो मैंने एक्टिविटी बताई है। तो मैं आज की क्लास को यहाँ खत्म करता हूँ बच्चों, फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में